नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों इस वीडियो में हम जीके यानी दोस्तों सामान्य ज्ञान के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे दोस्तों, जो पिछले कई एग्ज़ामों में पूछे गए हैं और आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों जिसमें जीके जीएस पूछी जाती है, तो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों 20 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चंस सही होते हैं, इसे आप लास्ट में कमेंट कर ज़रूर बताएं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पर दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर आधारित है। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना दोस्तों यह किस पर आधारित थी, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर होगा। महालनोबिस मॉडल पे आपकी द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी। और दोस्तों अगर हम बात करें कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पे आधारित थी, तो प्रथम पंचवर्षीय दोस्तों योजना यह हैरॉड डोमर मॉडल पर, किस पर दोस्तों, हैरॉड डोमर मॉडल पर आधारित थी। हैरॉड डोमर मॉडल, तो इसे भी आप याद रखेंगे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना हैरॉड डोमर मॉडल पर आधारित थी और द्वितीय महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। बात करें दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी, तो 1951 से दोस्तों शुरू हुई थी और 5 साल के लिए, तो कब तक थी, 1956 तक। और दोस्तों द्वितीय जो थी 1956 से कब तक थी, 1956 से 1961 तक। तो इसे भी आप यहाँ पर टाइम इसका याद रखेंगे, क्योंकि ये दोस्तों एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन से। तो इसमें देखिए आपकी सबसे पहली कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना यहाँ पर महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी और प्रथम पंचवर्षीय योजना हैरॉड डोमर मॉडल पर आधारित थी। और दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली और द्वितीय पंचवर्षीय योजना 56 से 1961 तक चली। तो इन सभी प्रश्नों को यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है, ये सभी प्रश्न पूछे गए क्वेश्चन हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं। दोस्तों आपको बताना है कि हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, नॉर्मन बोरलॉग यहाँ पर सही उत्तर होगा। ये दोस्तों हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। और दोस्तों अगर यही क्वेश्चन पूछे कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो दोस्तों आपका आंसर होना चाहिए कि एम.एस. स्वामीनाथन। कौन दोस्तों, एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक थे। एम.एस. स्वामीनाथन। तो अगर पूछे दोस्तों केवल हरित क्रांति के जनक, तो नॉर्मन बोरलॉग। अगर भारत में हरित क्रांति के जनक, तो एम.एस. स्वामीनाथन। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण में अधिकतम समय लेता है। यानी दोस्तों कौन सा वह ग्रह है जो सूर्य के चक्कर लगाने में सबसे अधिक समय लेता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा, बृहस्पति। तो बृहस्पति दोस्तों है आपका ग्रह जो सबसे अधिक समय लेता है सूर्य की परिक्रमा करने में। अब दोस्तों यहीं पर हम याद कर लेते हैं कि सबसे कम समय कौन लेता है। तो सबसे कम समय लेता है आपका बुध, जो कि पहला ही ग्रह आता है सूर्य के पास का। तो बुध दोस्तों सबसे कम समय लेता है और सबसे अधिक समय कौन लेता है, बृहस्पति लेता है। अब देखेंगे यहाँ पर मंगल को दोस्तों यहाँ पर लाल ग्रह कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे। लाल ग्रह किसे कहा जाता है, मंगल को दोस्तों लाल ग्रह कहा जाता है। अब दोस्तों अगर बात करें शुक्र को, तो शुक्र को दोस्तों पृथ्वी की जुड़वा बहन, भोर का तारा और सबसे गर्म ग्रह यहाँ पर शुक्र को कहा जाता है। पृथ्वी को क्या कहा जाता है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। इन सभी बातों को दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्न है कि सुप्रसिद्ध, यहाँ पर दोस्तों सुप्रसिद्ध गीत सारे जहाँ से अच्छा किसने तैयार किया। तो सुप्रसिद्ध जो गीत दोस्तों सारे जहाँ से अच्छा यह किसने तैयार किया था, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद इकबाल। तो इन्होंने यह दोस्तों गीत तैयार किया था कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये जो गीत है इन्होंने तैयार किया था, मोहम्मद इकबाल। अब दोस्तों यहाँ पर दो प्रश्न और आपको याद रखने हैं महत्वपूर्ण कि रविंद्रनाथ टैगोर, अगर पूछे दोस्तों जन गण मन यानी दोस्तों राष्ट्रगान, तो वो रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे राष्ट्रगान के लिए। जो जन गण मन ये हमारा क्या है, राष्ट्रगान। तो इसके लिए दोस्तों कौन इसके रचयिता यहाँ पर हैं, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है राष्ट्रगान। अब दोस्तों एक पूछे राष्ट्रगीत हमारा, अगर पूछे राष्ट्रगीत, तो बंकिम चंद्र चटर्जी,
बंकिम चंद्र चटर्जी दोस्तों आपको यहाँ पर याद रखना है कि राष्ट्रगीत के लिए राष्ट्रगीत कौन सा है दोस्तों, वंदे मातरम। ये आपको यहाँ पर याद रखना है कि वंदे मातरम किसने यहाँ पर लिखा दोस्तों, तो बंकिम चंद्र चटर्जी, जो कि हमारा क्या है, राष्ट्रगीत है वंदे मातरम। ये दोस्तों क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। अब देखिए पूछा जाता है कि राष्ट्रगान पहली बार कहाँ गाया गया दोस्तों, तो राष्ट्रगान पहली बार 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ये भी क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा चुका है, तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। तो उम्मीद है ये सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ पर है कि निम्न में से दोस्तों यहाँ पर किसे विश्व की छत कहा जाता है। तो विश्व की छत दोस्तों किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, पामीर के पठार को। तो बी इसका सही उत्तर होगा, पामीर के पठार को दोस्तों विश्व की छत कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए हम बात कर लेते हैं माउंट एवरेस्ट। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है। ऊंचाई कितनी है दोस्तों, 8,848 मीटर। ये दोस्तों माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,048 मीटर। 8,848 मीटर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। अब दोस्तों अगर यही पूछा जाता है क्वेश्चंस कि नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है, तो सागर माथा के नाम से जाना जाता है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, सागर माथा। तो नेपाल में दोस्तों माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ऊंचाई कितनी है, 8,848 मीटर, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। तो इस प्रश्न को भी आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जैनों का एक सुप्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा स्थान जैनों का एक सुप्रसिद्ध स्थान है, जैनों का, यानी दोस्तों जैन धर्म का एक सुप्रसिद्ध स्थान कौन सा है, ये आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पारसनाथ, जो कि झारखंड में है। कहाँ पर दोस्तों, झारखंड की पहाड़ी है। यह दोस्तों जैन का एक प्रसिद्ध स्थान है, झारखंड में है यह, ये आपको पता होना चाहिए। पारसनाथ कहाँ है, झारखंड में, जैनों का एक प्रसिद्ध स्थान है। अब दोस्तों जैन धर्म से कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, पहले ये देखते हैं कि टोटल कितने तीर्थंकर हुए जैन धर्म में। तो जैन धर्म में टोटल दोस्तों 24 तीर्थंकर थे। पहले तीर्थंकर कौन थे, तो ऋषभदेव दोस्तों, ऋषभदेव पहले तीर्थंकर थे, जिन्हें जैन धर्म का संस्थापक कहा जाता है, ऋषभदेव को। अब दोस्तों 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे, पार्श्वनाथ, ये दोस्तों 23वें तीर्थंकर थे। और 24वें तीर्थंकर कौन हुए दोस्तों, तो महावीर स्वामी दोस्तों 24वें तीर्थंकर हुए, ये आपको याद रखना है। और पूछा जाए दोस्तों कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन हैं, तो महावीर स्वामी आपको आंसर लगाना है। और अगर केवल पूछा जाए कि जैन धर्म के संस्थापक, तो ऋषभदेव आपको लगाना है, जो कि पहले यहाँ पर तीर्थंकर थे। तो महावीर स्वामी को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों इनके समय में जैन धर्म का ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ था, इसलिए इन्हें वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो इसे भी आप यहाँ पर याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा स्थान चिकनकारी काम, जो कि काशीदारी की एक परंपरागत कला है, के लिए प्रसिद्ध है। तो चिकनकारी कला के लिए कौन प्रसिद्ध है दोस्तों, तो चिकनकारी के लिए आपका लखनऊ यहाँ पर प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, लखनऊ चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही उत्तर लखनऊ हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासन कायम था। तो सिकंदर जब दोस्तों इसने भारत पर आक्रमण किया, कब किया था दोस्तों, तो 326 ईसा पूर्व में, 326 ईसा पूर्व यानी बीसी में, 326 बीसी यानी 326 ईसा पूर्व में दोस्तों सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। उस समय दोस्तों उत्तर भारत में मगध का शासन चल रहा था। तो मगध में कौन था दोस्तों, नंदवंश। कौन था शासन था, किस वंश का, तो नंदवंश चल रहा था। तो नंदवंश में किसका शासन था उस समय जब सिकंदर ने आक्रमण किया, तो धनानंद का। किसका दोस्तों, धनानंद का शासन था उस समय। देखिए सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया, तो उस समय दोस्तों उत्तर भारत में मगध का शासन चल रहा था, यानी मगध में कौन था, नंदवंश था। तो नंदवंश में कौन दोस्तों, धनानंद का शासन चल रहा था। तो देखिए ऑप्शन में नंदवंश है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, नंद, यानी
उस समय नंद वंश का शासन चल रहा था उत्तर भारत में। अब देखिए यहाँ पर सिकंदर से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिकंदर की जो लड़ाई हुई थी राजा पोरस के साथ, जो कि पंजाब के राजा थे, तो वह किस नदी के किनारे हुई थी? तो झेलम नदी के किनारे हुई थी। और किस नाम से जाना जाता है इस युद्ध को? तो झेलम का युद्ध या दोस्तों हाइडेस पीच का युद्ध कहा जाता है। इसको भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किसने संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में कार्य किया? तो दोस्तों किसने संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में कार्य किया था? तो वो दोस्तों आपके थे BN राव, यानी ऑप्शन नंबर बी दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न और देख लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दोस्तों यहाँ पर 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और सच्चिदानंद सिन्हा को दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को इन्हें दोस्तों अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना था संविधान सभा का। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष तो सच्चिदानंद सिन्हा, और संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भी आपको क्वेश्चन से यहाँ पर याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है कि वर्ष 1920 में महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने प्रदान की? तो महात्मा गांधी को दोस्तों महात्मा की उपाधि आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी ने प्रदान की, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। ये आपको याद रखना है कि महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने यहाँ पर उन्हें दी। अब देखिए दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव की उपाधि किसने दी? पूछा जाता है गुरुदेव की उपाधि किसने दी रविंद्रनाथ टैगोर जी को? तो वो दोस्तों महात्मा गांधी ने दी। तो देखिए अब ये पे आपको समझना है यहाँ पर कि महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव की उपाधि दी और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा गांधी जी को यहाँ पर महात्मा की उपाधि दी। तो इन दोनों प्रश्नों को आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग प्रारंभ किया जा सकता है? तो दोस्तों भारत का जो राष्ट्रपति है उस पर महाभियोग इसमें से किस में से प्रारंभ किया जा सकता है? तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों महाभियोग किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 61 में। ये आपको दोस्तों याद रखना है कि राष्ट्रपति जो महाभियोग लगाया जाता है वो अनुच्छेद 61 में है। तो ये जो महाभियोग है यह संसद के किसी भी सदन में विधेयक द्वारा पारित किया जा सकता है, यानी किसी भी सदन से शुरुआत की जा सकती है इसकी। तो संसद के किसी भी सदन से इसकी शुरुआत की जाती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग की शुरुआत संसद के किसी सदन से भी हो सकती है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और महाभियोग किस में है दोस्तों? अनुच्छेद 61 में है। तो इन प्रश्नों को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित संविधान संशोधन द्वारा निजी संपत्ति के अधिकार को मूलभूत अधिकारों की सूची से निकाला गया था। तो जो दोस्तों संपत्ति का अधिकार था वह सबसे पहले हमारा क्या था? पहले वह हमारा मूल अधिकार था, यानी वह किस में था? अनुच्छेद 32 में, जो कि मूल अधिकार में आता है। तो अनुच्छेद किस में था? सॉरी यहाँ पर 32 नहीं दोस्तों, अनुच्छेद 31। तो अनुच्छेद 31 में था। तो हमारा जो संपत्ति का अधिकार है वह अनुच्छेद 31 में था। लेकिन दोस्तों इसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में 44वां संविधान संशोधन किया गया 1978 में। इसे मूल अधिकार से निकालकर इसे दोस्तों विधिक अधिकार में दोस्तों यानी कानूनी अधिकार में रख दिया गया अनुच्छेद 300A में। अनुच्छेद 300A में इसे रख दिया गया। अनुच्छेद 31 से निकालकर 44वां संविधान संशोधन था 1978 में। तब से यह क्या है? विधिक अधिकार है, यानी दोस्तों कानूनी अधिकार है। लेकिन पहले यह हमारा क्या था? यह हमारा मूल अधिकार था। तो ये आपका यहाँ पर 44वां संविधान संशोधन 1978 हुआ था। तो 44वां संविधान संशोधन ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो ये आपको दोस्तों याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा संविधान के हृदय तथा आत्मा के रूप में वर्णित किया गया था? तो दोस्तों कौन सा वह अनुच्छेद है जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यहाँ पर संविधान की आत्मा या उसका हृदय कहा गया है? देखिए तो यह इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो यह दोस्तों आपका अनुच्छेद 32 है। अनुच्छेद 32 है जिसे दोस्तों संविधान
यहाँ पर डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है अनुच्छेद 32 को। तो इसमें क्या था दोस्तों, इसमें दोस्तों था मूल अधिकार के प्रति उसमें रीट डालने का, सुप्रीम कोर्ट में रीट डालने का अधिकार है। यानी दोस्तों आपके जब मूल अधिकार का हनन होता है तो उसके द्वारा आप अनुच्छेद 32 के द्वारा आप सुप्रीम कोर्ट में रीट डाल सकते हैं, यानी अपनी यहाँ पर जो आपका यहाँ पर मूल अधिकार है उसके लिए आप लड़ सकते हैं। और यही जो अधिकार यहाँ पर अनुच्छेद 32 में क्या था, ये सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए था। लेकिन दोस्तों यही 226 है, 226 क्या है, ये आपका हाई कोर्ट में जाने के लिए है। तो जो यहाँ पर डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा कहा गया है वह अनुच्छेद 32 को क्या कहा गया है, संविधान की आत्मा कहा गया है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और 226 दोस्तों यह यहाँ हाई कोर्ट के लिए है, यानी रीट डालने का जो अधिकार है यह हाई कोर्ट में है, 226 अनुच्छेद। तो इसको भी आपको यहाँ पर साथ में याद कर लेना है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, इलाहाबाद प्रशस्ति लिखी है। तो इलाहाबाद प्रशस्ति दोस्तों किसने लिखी है ये आपको बताना है। देखिए इलाहाबाद प्रशस्ति, ये दोस्तों इलाहाबाद प्रशस्ति या इसे प्रयाग प्रशस्ति भी कहा जाता है, क्योंकि इलाहाबाद प्रयाग दोनों एक ही नाम है, ये एक ही जगह का नाम है, इलाहाबाद प्रयाग। तो देखिए यह दोस्तों हरिशेर ने लिखी है। किसने दोस्तों, हरिशेर ने, जो कि ये समुद्रगुप्त, किसके दोस्तों, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे कौन, हरिशेर। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेर थे जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लिखी है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, हरिशेर। ये आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हरिशेर ने दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति लिखी है, जो कि समुद्रगुप्त के क्या थे, दरबारी कवि थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, हरिशेर किसके दरबारी कवि थे, तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। तो दोस्तों मैं आपको साथ साथ में जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न यानी जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उनको भी हम यहाँ देखते चल रहे हैं। तो आप भी यहाँ पर उनको नोट कर लीजिएगा या उनको आप देख लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, टाइटन सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है। तो टाइटन दोस्तों किसका सबसे बड़ा उपग्रह है, तो टाइटन आपका दोस्तों शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। इसको आपको याद रखना है। अब देखिए दोस्तों शुक्र से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। तो हमने पिछले भी देखा था कि शुक्र पृथ्वी का जुड़वा बहन शुक्र को कहा जाता है, भोर का तारा कहा जाता है, और सबसे गर्म ग्रह क्या कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है। इसको आपको याद रखना है। और देखिए बुध और शुक्र दोस्तों ऐसे ग्रह हैं जिनके पास कोई उपग्रह नहीं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन से दो ग्रह हैं जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है। ये भी आपको यहाँ पर याद कर लेना है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, पालक पर्ण यानी दोस्तों पालक की पत्ती भारी मात्रा में होता है। तो पालक की पत्ती में भारी मात्रा में क्या पाया जाता है, विटामिन पाया जाता है, लौह पाया जाता है, कैरोटीन पाया जाता है, कैल्शियम। तो पालक की पत्तियों में दोस्तों भारी मात्रा में लौह पाया जाता है, यानी आयरन पाया जाता है। लौह यानी आयरन भारी मात्रा में पाया जाता है दोस्तों पालक की पत्तियों में। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्न है, किस रक्त समूह के व्यक्ति सर्वात्रिक दाता कहलाते हैं। तो कौन सा रक्त समूह है दोस्तों जिसके व्यक्ति सर्वात्रिक दाता कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों थोड़ा गलत हो गया है, यहाँ पर ओ कर लीजिएगा, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ पर ओ कर लेंगे। तो सर्वात्रिक जो दाता होते हैं दोस्तों ओ यहाँ पर ओ होते हैं, तो ओ समूह वाले सर्वात्रिक दाता होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों सर्वात्रिक ग्राही कौन होते हैं, यानी जो सबसे ब्लड ले सकते हैं, तो आपके दोस्तों ए बी होते हैं। तो ए बी दोस्तों आपके सर्वग्राही होते हैं, यानी सबसे ब्लड ले सकते हैं, और ओ वाले जो होते हैं वो सबको ब्लड दे सकते हैं। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जल विलेय विटामिन है, यानी दोस्तों कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो दोस्तों याद रखेंगे विटामिन बी और सी, विटामिन बी और सी ये जल में घुलनशील है, यानी दोस्तों जल में घुलनशील विटामिन बी और सी। और विटामिन ए डी ई और के ये दोस्तों वसा में घुलनशील है। किस में दोस्तों, वसा में। तो बी सी जल में है और ए डी ई के वसा में। देखेंगे हमसे पूछा है जल में विलेय, तो जल में बी और सी हैं, तो देखेंगे सी यहाँ पर है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ए डी के ये आपके वसा में घुलनशील है, तो सही उत्तर इसका ऑप्शन सी विटामिन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न, पृथ्वी पर उपलब्ध कठोरतम पदार्थ है। तो पृथ्वी पर जो उपलब्ध कठोरतम पदार्थ कौन सा है दोस्तों? तो प्लेटिनम आपका सही उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी पर कठोरतम पदार्थ प्लेटिनम है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, किसने महाविस्फोट बिग बैंग सिद्धांत का प्रथम साक्ष्य प्रदान किया? तो किसने दोस्तों यह थियरी दी थी बिग बैंग का महाविस्फोट का किसने यह सिद्धांत दिया था? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों एडविन हबल, ऑप्शन नंबर डी। एडविन हबल ने दोस्तों महाविस्फोट सिद्धांत दिया था, यानी बिग बैंग थियरी दी थी। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। तो दोस्तों हमारे 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। तो आपने कितना स्कोर किया दोस्तों 20 में से कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और क्लास कैसी लगी दोस्तों ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।